सजना में आज बात करेंगे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की चिट्ठी पर मचे बवाल की। शिंदे ने तमाम मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर कहा है कि मुस्लिम नौजवानों को गलत तरीके से हिरासत में न रखा जाए। शिंदे के इस पत्र पर बीजेपी और संघ परिवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव आते ही ऐसी राजनीति पर उतारू हो जाती है। गृह मंत्री तत्काल इस पत्र को वापस ले, जबकि कुछ पार्टियों के मुस्लिम नेताओं को गृह मंत्री की नीयत पर ही शक है और इनका कहना है कि गृह मंत्री ने यह पत्र ही देर से लिखा। सवाल यह कि गृह मंत्री को इसी वक्त ऐसा पत्र लिखने की क्यों सूझी और क्या वाकई इस तरीके की चिट्ठी लिखनी चाहिए, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सच नहीं है कि बेगुनाह मुसलमानों को या बेगुनाह अल्पसंख्यकों के कई लोगों के खिलाफ गलत तरीके से केस दर्ज हुआ और बाद में वो बेगुनाह साबित हुए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। संघ परिवार और बीजेपी लगातार इस मसले पर उन्हें घेरे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कोलकाता में कहा कि कांग्रेस ऐसे कदमों से देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करती है। राजनाथ ने प्रधानमंत्री से मांग की कि वो गृह मंत्री का पत्र वापस कराएं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से यह मांग करता हूं कि गृह मंत्री को यह निर्देश दें कि जो पत्र लिखा गया है चीफ मिनिस्टर्स को, उसको विड्रॉ किया जाए। भेदभाव करना हमको स्वीकार नहीं। जो दोषी है, जो गलत है, उसको गलत कहना चाहिए, ये मानते हैं। जबकि राजनीतिक दलों से जुड़े मुस्लिम नेताओं का कहना है कि गृह मंत्री ने ऐसा पत्र लिखकर बीजेपी को राजनीति का मौका दे दिया है। जस्टिस सच्चर ने यह बात 7 साल पहले ही कही थी, तब कांग्रेस सरकार कहां थी। मुस्लिम नेता गृह मंत्री की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव डिक्लेयर होने वाला है अगले 3 महीने में लोकसभा का, तब आप चिट्ठी लिख करके संघ परिवार के लोगों के हाथ में, बीजेपी के हाथ में एक नया मुद्दा आप देना चाहते हैं। आपकी नीयत पर हमें शक है। गृह मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार तक अलग अलग माध्यमों से ये बात आ रही है कि जांच एजेंसियां बेकसूर मुस्लिम युवकों को प्रताड़ित करती हैं। सरकार को तय करना है कि कोई भी बेकसूर बेवजह परेशान न हो। राज्य सरकारें आतंकवाद संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाएं, विशेष सरकारी वकील नियुक्त करें और ऐसे मामलों को प्राथमिकता दें। अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति की गलत भावना से गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। गलत तरीके से गिरफ्तार व्यक्ति को न सिर्फ तत्काल रिहा किया जाए, बल्कि मुआवजे और पुनर्वास की सुविधा भी दी जाए। इसी साल फरवरी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने भी मुस्लिम युवकों की गलत गिरफ्तारी जैसे मामलों की फौरन सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। एनआईए कानून के तहत 39 विशेष अदालतें कायम भी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इस मसले में जनता के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या देश के गृह मंत्री को किसी समुदाय के लिए ऐसा पत्र लिखना जायज है? दूसरा सवाल, क्या गृह मंत्री शिंदे ने आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर यह पत्र लिखा है? तीसरा सवाल, गृह मंत्री शिंदे, क्या यह पत्र संघीय ढांचे में दखल नहीं माना जाएगा उनकी चिट्ठी? चौथा सवाल, क्या गृह मंत्री ने यह पत्र लिखकर बीजेपी को राजनीति करने का मौका दे दिया है? और आखिरी सवाल, सरकार मुसलमानों की हितैषी है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसकी सिफारिशें लागू क्यों नहीं करती? ये वो सवाल है जिस पर आज हम करेंगे चर्चा और करेंगे बातचीत। साथ ही ये भी सवाल उठाएंगे कि चुनाव आते ही अल्पसंख्यकों के हित की बात करना राजनीतिक दलों का पुराना शगल है, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है। मुसलमानों के हित की बात करने वाली पार्टियां सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर गंभीरता के साथ विचार करें, उनको लागू करने की कोशिश करें। बात करने के हमारे साथ है कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, बीजेपी के नेता प्रभात झा, पटना से जनता दल यूनाइटेड के नेता और प्रवक्ता अजय आलोक, लखनऊ से पूर्व DGP विक्रम सिंह और स्टूडियो मौजूद हमारे साथ दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमाल फारूकी साहब। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कमाल फारूकी साहब, जिस तरीके से गृह मंत्री शिंदे जी की उस एडवाइजरी पर जिस तरीके से हंगामा किया गया है, उसको क्या कहना? क्या उन्होंने गलत किया इस तरीके की कोई चिट्ठी लिखकर? देखिए, उसमें 2-3 चीज बात है। एक तो ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है और ये बात पूरा मुस्लिम समुदाय जो है इस बात को महसूस करता है और इसको बात कहने में कोई एतराज नहीं है कि मुस्लिम नौजवानों को बेपनाह बड़ी तादाद के अंदर बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है और बहुत दिनों तक उनको बगैर किसी FIR के, बगैर किसी चार्जशीट के अंदर रखा जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद की जाती है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और हमने देखा कि चाहे वो मक्का मस्जिद हो, चाहे मालेगांव हो, चाहे समझौता हो, चाहे बाटको हो, इन तमाम चीजों के तमाम जगहों पर
मुसलमान बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर कोर्ट ने उनको एक्विटल किया, 14 साल बाद एक्विटल किया। तो ये सवाल, जहां तक ये फैक्ट है कि एक बड़े तबके को ये बात महसूस हो रही है तो उसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी अगर किसी तरह से अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही है तो ठीक नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ ये काम तो अभी से तो अब से तो पहले होना चाहिए। मुसलमान तो बहुत पहले से बात कर रहा है। रहमान खान साहब ने भी आते के साथ ये बात कही थी। किसी एक समुदाय विशेष को चिन्हित करके इस तरीके क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें एक गलती जो हो रही है, बाकी सारी बातें उन्होंने सही की और आगे जाके उन्होंने अपने लेटर के अंदर करेक्ट भी किया है। लेकिन इससे एक मैसेज खामा में जा रहा है कि अच्छा मुसलमानों को तो छोड़ दो, बाकी को गिरफ्तार कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात ये, जो भी बेकसूर है और पुलिस वाले जहां भी पाए जाएं कि उन्होंने कॉन्कक्टेड स्टोरी की या उन्होंने खामा में मनगढ़ंत स्टोरी बनाई, तो उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन कौन करेगा? भाई, आप तो होम मिनिस्टर हैं, आपने क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इतने दिनों से बात कर रहे हैं, वो नहीं हुआ। और आपने जिन चीजों को, जिसकी वजह से तमाम कम्युनल टेंशन हो रही है, कम्युनल वायलेंस बिल, उसको आप बिल्कुल भूल गए। उसको अब कोई बात ही नहीं कर रहा है उस कम्युनल वायलेंस बिल की, जबकि आप जो आए थे इसी कमिटमेंट के ऊपर क्या आप लेकर आएंगे उसको जल्दी। तो हम ये समझते हैं कुल मिलाकर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि इससे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा। और प्रभात झा जी, आप लोग तो बिल्कुल इसके खिलाफ बुरी तरीके से पड़ गए। आपको लग रहा है कि जैसे कि आपके जो पार्टी के नेता हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, वो कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि तो संविधान के ही खिलाफ है। आखिर इसमें ऐसी गलत बात क्या है? क्या ये तथ्य नहीं है कि बहुत सारे मुस्लिम लड़कों को बेगुनाह बाद में साबित हुए और ऐसा लगा जैसे उनको जानबूझ के फंसाया गया? देखिए, बेगुनाह लोगों को यदि पकड़ा गया तो उसका रास्ता ये नहीं है कि ये लिखा जाए कि निरपराध लोगों को नहीं पकड़ा जाए। क्या अपराधियों को पकड़ा नहीं जाए? सवाल यह है कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है। क्या इस समय लिखना चाहिए था या इसके पहले भी लिखना चाहिए था? और फिर हम सुशील कुमार शिंदे के बयान को या चिट्ठी को हम इसलिए महत्व नहीं देते हैं। कुल मिलाकर हमको देखने में यह आया कि उन्होंने ही कहा था कि आतंकवादी गतिविधियां चलती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शिविरों में, और उनको उस बयान को वापस लेना, और यहां तक कह दिया था कि हमारे पास सबूत है इसका। और जब सबूत मांगा गया कि कार्रवाई करिए, अगर आपके पास सबूत है तो क्यों नहीं किया आपने कार्रवाई? सवाल यह कि क्या, किस समय क्या कहना है। उन्होंने ये जानबूझकर चिट्ठी लिखी है जिससे इस तरह का विवाद छिड़े और तुष्टीकरण की नीति पर मुस्लिम समाज उनके पास आए और कहे, देखिए यूपीए के चेयरपर्सन, जो आदमी ये कहे कि आईबी का चीफ सोनिया गांधी जी की मर्जी पर बना है, क्योंकि आज तक कोई अल्पसंख्यक नहीं बना। मैं व्यक्तिगत तौर पर आसिफ इब्राहिम को जानता हूं, जो आईबी की चीफ है, वो हमारे ग्वालियर के एसपी रहे। तो प्रभात जी, ही इज अ थॉरो जेंटलमैन, देशभक्त आदमी है। लेकिन उसके बारे में यह कहना कि मुस्लिम है इसलिए हमने बनाया है और सोनिया गांधी जी की अगुवाई में बनाई है, ये सीधे सीधे अपराध है, संविधान के ढांचे का उल्लंघन है, अपनी शपथ का उल्लंघन है। क्या करवाना चाहते हैं देश में? प्रभात जी, क्या वो चाहते हैं कि देश अस्थिर रहे? प्रभात जी, क्या गृह मंत्री का यह काम है कि देश को अस्थिरता प्रदान करे? मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चिट्ठी लिखनी चाहिए थी उन्हें। बट प्रभात जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि ज्यादातर आतंक के मामले में मुस्लिम लड़कों को जो पकड़ा गया उनमें से अधिकांश जो है वो बाद में बेगुनाह होकर छूट गए? मैं आपको पास एग्जांपल देना चाहूंगा। जुलाई 2010 में 6 मुस्लिम लड़कों को अदालत ने एक्विट किया। उसके बाद दिसंबर 2011 में 14 में से 11 मुस्लिम लड़के जो सिमी के एक्टिविस्ट थे उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छोड़ दिया। अक्टूबर 2012 में कश्मीर के 2 लड़कों को, मुस्लिम लड़के थे शबीर अहमद और शफाकत इकबाल, इनको एक्विट किया दिल्ली की अदालत ने 2000। और उसी के साथ साथ 2007 में आंध्र प्रदेश में मक्का मस्जिद के मामले में 70 मुस्लिम नवकों को एक्विट किया गया, छोड़ा गया। क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या आशुतोष जी, अगर यह कोई बात हुई है तो इसमें गलती किसकी है? अगर की बात, क्या इस गलती के लिए इस तरह के पत्र लिखे जाएंगे? ये गलती न हो इसके लिए और कदम भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस आशय का पत्र लिखना, क्या हाफिज सईद जैसे लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? क्या आतंकवादियों की गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी? जब हाफिज सईद ये कहता है कि हमें तो भारतीय संगठनों पर डाउट होने लगा है। प्रभात जी, मैं हाफिज सईद के बारे में बात नहीं करता, पैदा होता उसके मन में। मैं हाफिज सईद के बारे में बात नहीं करता।
उल जुलूल बयान देते हैं, नहीं, कोई सिर पैर नहीं होता है, और जब सबूत मांगा जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि गलत के नाम पर इस तरह के लोगों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए, और ये अगर निरपराध होते हैं तो निरपराधियों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए और भी कदम उठाए जा सकते हैं। अपनी पुलिस को सशक्त करें, अपने आईबी को ठीक करें, अपने गुप्तचर को ठीक करें, अपने स्टेट की चीजों को ठीक करें। लेकिन ये लिखना और ऐसे समय में जब विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव सिर पे हों तो कांग्रेस की पुरानी तुष्टीकरण की नीति सीधे सिर पर आती है कि कहीं यही तुष्टीकरण का एक पार्ट तो नहीं है। बट प्रभात जी निरपेक्ष देश के प्रभात जी, कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, ये कंसर्न नहीं है। कंसर्न इस बात को लेकर यह है कि अगर कहीं भी आतंकवादी गतिविधि होती है और यह मान लिया जाता है कि मुस्लिम लड़के ही इसमें इन्वॉल्व होंगे और बिना जांचे परखे नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं, बिना जांचे परखे चाहिए। आप कह रहे हैं पुलिस छानबीन करती है। आप एक मिनट, छानबीन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती सर, मेरा सवाल आप जानते हैं कि पुलिस के पास कोई जादू का वो तो है नहीं। सर, मेरा सवाल, लेकिन जब पुलिस पकड़ती है तो 2-4 लोग गलत सही भी पकड़ जाते हैं। प्रभात जी, मैं इस बात पर आपसे सहमत हूं, प्रभात जी, निरपराध लोगों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन अपराधी भी नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए पुलिस को और भी कोई इंतजाम करना पड़े, कोई आइडियाज निकालना पड़े। प्रभात जी, आप मैं एक पैटर्न इस बारे में है, जब मैं आपसे बात करता हूं या बीजेपी के तमाम नेताओं से, कि वो मुस्लिम शब्द पर ही क्यों आकर सारी डिबेट खत्म हो जाती है, सारी डिबेट शुरू क्यों होती है। ये एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। ये लिखते रहे चिट्ठी में, सर मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं पकड़ा जाए। प्रभात जी, मेरा सवाल खत्म नहीं, युवक क्यों नहीं लिखा? प्रभात जी, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। प्रभात जी और हिंदू, प्रभात जी, मेरा सवाल ही खत्म नहीं हुआ। ये भारत सवाल तो सुन करने की संघीय प्रणाली को समाप्त करने की, और खुद गृह मंत्री ने अपने शपथ का और संविधान का उल्लंघन किया है। 1 मिनट नहीं लगना चाहिए उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। वो बात तो छोड़िए, आपने मेरा क्या किया है? मेरा सवाल भी खत्म ही नहीं हुआ, आपने बीच में बोल दिया। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह कि जब आंध्र प्रदेश के 70 मुस्लिम लड़कों को जब छोड़ दिया गया, क्या बीजेपी के किसी भी एक बड़े नेता ने, आप एक बयान मुझे बता दीजिए जिन्होंने कंडेम किया हो और कहा हो कि गलत तरीके से मुस्लिम लड़कों को फंसाया गया था? क्या किसी एक बयान आप मुझे बता दीजिए। आपने बयान नहीं मांगा होगा, मेरे से आप पूछ रहे हैं। निरपराध मुस्लिमों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ये आज आप कह रहे हैं तेजी से होना चाहिए। ये पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान आना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस जब छानबीन करती है तो कुछ लोग पकड़ में आ ही जाते हैं, जो गलत या सही नहीं होते, सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं, और कभी गलत नहीं, उसमें अपराध में नहीं होता है, वो भी पकड़ा जाता है। सर, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब साध्वी प्रज्ञा का मसला आता है, तो क्या इस तरह की चिट्ठी लिखी जाएगी? नहीं सर, मैं ये सवाल बार बार आपसे पूछूंगा, मैं सवाल आपसे बार बार पूछूंगा। जब साध्वी प्रज्ञा का मसला आता है, जब कर्नल पुरोहित का मसला आता है, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो उनके साथ जाकर मिलने की कोशिश करते हैं, उस पर एक के बाद एक बयान देते हैं। और जब आंध्र प्रदेश के 70 युवकों को जो गलत लड़के थे, जिनको पकड़ा गया, अदालत में बेगुनाह साबित हुए, उस पर एक भी बयान नहीं आता। एक भी बीजेपी का कोई भी नेता जाके उनसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं करते, उनके रिहेबिलिटेशन के मसले पर बात करने की कोशिश नहीं करते। मेरा सवाल ये, आप ही कह दो कि तुष्टीकरण करने जा रहे हैं, देखो मुस्लिमों को पटाने आ गए, हमें तो दोनों तरफ से मरना है ना। देखिए अब कांग्रेस, देखिए अब आप डबल बात कर, देखिए सबसे बड़ा हित नहीं, आप बहुत देर से आप ये फरमा रहे हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद, देखिए दो बातें हैं इसमें, देखिए दो से लेकर, प्लीज आप हमारे चेहरे पर 1 मिनट बात सुन लीजिए, हम चले जाए तो 1 मिनट बात सुन लीजिए आप। अरे वाह, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं आपको 4 इंस्टांसेस बताता हूं। 4 इंस्टांसेस मक्का मस्जिद का जैसे ही ब्लास्ट हुआ था, 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना मुसलमानों को दोषी करार दिया गया। इसी तरह से मालेगांव के अंदर जो हुआ, दोनों जगह पर मुसलमानों का नुकसान हुआ है, उसके अंदर फौरन बता दिया गया। समझौता एक्सप्रेस के अंदर फौरन बता दिया गया। उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज ये उठाई कि भाई मुसलमानों का नाम क्यों ले रहा हो, और 5 मिनट के अंदर कैसे पता चल गया उसका? सुन लीजिए, आप बोल रहे थे बहुत देर से, नहीं सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, आपने देखिए, आप बात सुन लीजिए, आप अभी देखिए आशुतोष भाई ने नहीं, सुन लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे साहब आप सुन तो लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप इन 3 जगहों के ऊपर जहां तकरीबन 250 लोग गिरफ्तार हुए थे, एक लफ्ज आपने नहीं निकाला। लेकिन जब साध्वी जी और पुरोहित के मामला हुआ, सारी की सारी वो पार्टी चली गई। हम लफ्ज निकालते तो क्यों नहीं निकालते आप? अरे भाई आप तो नेशनल पार्टी हो, आप तो मुसलमानों को टोपियां तकसीम कर रहे हो। सवाल ये है ना, अरे भाई आप तो मुसलमानों को टोपियां तकसीम कर रहे हो, आप अपने साथ बना रहे हो। अगर उनके साथ में जुल्म हो रहा है तो नेशनल पार्टी है आप तो। लेकिन अपराधी आतंकवादी, अरे भाई वो तो नेशनल पार्टी है आप तो उनके खिलाफ भी तो बोलिए ना।
मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा हो तो बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे? हम आपकी बात से हम बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ ऐसा जुर्म नहीं करना चाहिए। आज कह रहा हूं आपसे, बट ये बयान तब नहीं आता, ये बयान तब नहीं आता। हमारे साथ हरीश रावत जी, क्या चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की चिट्ठी लिखना, कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति की बू आती है कि आपको मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए इस तरीके की एडवाइजरी आप राज्य सरकारों को भेज रहे हैं? हरीश रावत जी, देखिए, इस मसले पर एक संगठन नहीं बल्कि कई इंडिपेंडेंट संगठन भी, जिसमें मीडिया के संगठन भी हैं, बल्कि CNN, IVN ने तो एक पूरी सर्वे कंडक्ट की थी कि लोगों के रिस्पांस क्या है, किस रूप में लोग देखते हैं, और लोगों ने इस बात को माना है कि टेरर रिलेटेड केसेस में मुस्लिम युवकों को ही संदेह के दायरे में लेना और उनकी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करना और फिर 8-10 साल तक केसेस नहीं चल रहे हैं उन पर, लोग जेलों में पड़े रह जा रहे हैं, ये गलत है। तो उस मामले को लेकर के गृह मंत्री जी ने एक एडवाइस राज्यों को दी है और ऐसे मौके पे ये एडवाइस दी गई है जब टेरर के खिलाफ जो है हम निर्णायक प्रहार कर रहे हैं। देखिए, आप कसाब से लेकर के अफजल गुरु तक किसी टेररिस्ट को छोड़ा नहीं गया है, उनको सीधे फांसी पर लटकाया गया है, और टुंडा से लेकर के जितने इनके बड़े सस्पेक्ट थे वो सब धीरे धीरे NIA के दायरे में आ रहे हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमको कम्युनिटी सपोर्ट भी मिले, वो हमको मुस्लिम कम्युनिटी को एक संदेश देना बहुत जरूरी है कि ये टेरर रिलेटेड केसेस को हम बिल्कुल आइसोलेटेड केसेस के रूप में देख रहे हैं, जो देश के खिलाफ एक प्रकार की गद्दारी है, देश के खिलाफ प्रहार है, इसलिए उनके खिलाफ निर्णायक उसमें उनका भी सपोर्ट हमको पूरी तरीके से जो हासिल है, मुस्लिम्स का सपोर्ट पूरी तरीके से हासिल है। मेरा सवाल हम चाहते हैं, मेरा सवाल ये कि राज्य सरकारों की एडवाइजरी ये भी जा सकती थी कि आतंक के मामलों में किसी भी बेगुनाह को जेल में न भेजा जाए, ये बजाय उसमें मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करने के ये आप एडवाइजरी भेज सकते थे, किसी भी बेगुनाह को न पकड़ा जाए। आशुतोष जी, मुझे एक बात बता दीजिए, एक समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव आदि को लेकर के कुछ हमारे हिंदू फेथ के लोग जेल में बंद हैं और ये बात समझ में आती है, और उनकी बात जो है हमारे भाजपा के लोग बराबर उठाते आ रहे हैं और कई तरीके के ड्रामा भी इधर उन्होंने करने का काम किया है। मगर जो लोग इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जेल में बंद हैं, मैं समझता हूं 10-1200 की लिस्ट तो मेरे पास है जो अलग अलग जेलों में बंद हैं, और आपने अभी स्वयं यहां पर कहा 11 ऐसे जजमेंट आ चुके हैं जिसमें उनको निर्दोष माना गया है, 10 साल के बाद उनको रिहा किया गया है। ये परवेज रसूल जैसा होनहार क्रिकेटर जो है, जो आज भारत के नाम को रोशन कर रहा है, वो किस तरीके से विक्टिम हुआ है इस तरीके की अरेस्ट का जो है, ये सारे उदाहरण हैं। यदि उसके बाद ये साफ तौर पर कहा गया राज्यों को कि साहब आप टेरर रिलेटेड केसेस के अंदर, आपको लगता है कि ऐसा करना जरूरी था? हरी जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन डीजीपी साहब हमारे साथ है, विक्रम सिंह जी, क्या आतंक के मामले में जो एक पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि भाई जहां भी ब्लास्ट होता है, चाहे वो अलकायदा की वजह से, चाहे दुनिया के तमाम इस्लामिक संगठनों की वजह से हो, कि जहां भी कहीं ब्लास्ट होता है उसके पीछे एक मुस्लिम संगठन होगा और उसके पीछे मुस्लिम युवक होंगे, तो क्या जो पुलिस प्रशासन है उसके अंदर एक इनबिल्ट बायस आ गया है कि आपको चूंकि मामले को फौरन क्रैक करना है, चूंकि आपके ऊपर प्रेशर है, इसलिए आप कुछ मुस्लिम लड़कों को उठा लेते हैं? क्या यह पुलिस प्रशासन इस भावना के वसीबूत होकर काम करती है? पब्लिक परसेप्शन एक चीज है, यथार्थ बिल्कुल अलग है जी। पब्लिक परसेप्शन को सही करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है, और मैं ये जरूर कहूंगा कि व्यावसायिक रूप से जो दक्ष पुलिस बल है वो परसेप्शन पे नहीं, सबूत और साक्ष्य के आधार पर कार्य करता है जी। और कहीं पर भी पुलिस अधिकारी और विवेचक उत्तरदायी हैं, न्यायालय को उत्तरदायी हैं और जवाबदेह हैं अपनी हायरार्की को, और कहीं भी कोई पुलिस अधिकारी अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि गलत सलत गिरफ्तारी करेगा, गलत सलत जेल भेजेगा, गलत चार्जशीट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ऊपर पैरा 500 की इंक्वायरी हो सकती है, स्ट्रिक्चर पास हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है और डिसमिसल हो सकता है, और ऐसे केसेस हुए हैं। और एक बार भी अगर एक गलत गिरफ्तारी हुई या एक गलत चार्जशीट गई तो पुलिस की पूरी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, और जो एक
समुदाय से आपको एक सहयोग की अपेक्षा है, वो समाप्त हो जाता है। विक्रम जी, जो बात आप कह रहे हैं वो सिद्धांत के तौर पर अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मक्का ब्लास्ट में, जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, 70 लोगों को आप पकड़ लो, सारे के सारे 70 लोग जो बेगुनाह साबित हो, मुस्लिम लड़के, ये कैसे संभव है? आशुतोष जी, मैं आपको ये बता दूं कि पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसकी जानकारी बहुत गहराई से करने की आवश्यकता है। आप ये समझ लें कि हमारे देश में लगभग 25% ही कन्विक्शन होते हैं और उसमें भी 75% एक्विटल होता है। और 75% अगर एक्विटल हो, 75% आदमी ये कहे कि मैं साहब गलत बंद हुआ था, अब उसके क्या कारण थे, उसके बारे में वो अगर समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो पूरा जुडिशियल सिस्टम में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पूरी अपील का रास्ता खुला हुआ है। गलत चार्जशीट लग सकती है, लेकिन कोई जरूरी कि हर चार्जशीट में कन्विक्शन हो। कन्विक्शन के बाद अगर एक्विटल हुआ है, उसके क्या कारण है, और अगर कोई गलत हुआ है तो पूरा सिस्टम उसकी जिम्मेदारी रखता है। दोषी पुलिसकर्मियों को आपके कहने का मतलब देने के लिए, विक्रम सिंह, आपके कहने का मतलब ये कि हो सकता है, आपके कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि जो लोग छूट गए हो वो दरअसल आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, लिप्त हो, लेकिन चूंकि साक्ष्य नहीं मिला, सबूत नहीं मिला, इसलिए वो छूट गए। अगर मैं आपकी बात को सही समझ पाया। अजय आलोक जी, जो बात विक्रम सिंह जिस पर इशारा कर रहे हैं, क्या उस बात की तरफ भी, क्योंकि आतंकवादी बहुत अब सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, उनको पूरी तरीके से अदालत के अंदर साबित कर पाना अपने आप में लगभग असंभव सा कार्य हो जाता है, क्या यह भी एक सच्चाई है क्या, या इनबिल्ट है पुलिस प्रशासन के अंतर्गत प्रेशर है इसलिए जानबूझकर पकड़ते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि जानबूझ के पकड़ते हैं जी। सबसे पहले इस चिट्ठी के कारण जो आज पूरा बवाल मचा हुआ है, मुझे एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहनी है कि ये बहुत सही काम, लेकिन गलत समय पे और हर हालत में जरूरी थी ये चिट्ठी। ये सही काम हुआ लेकिन गलत समय पे हुआ है जी, इसलिए बवाल गलत समय क्यों? आप ये गलत समय क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। विधानसभा चुनाव सर पे हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जबरदस्ती एक तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जा रही है। लेकिन आपको यह बात समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर बिहार में और हमारे संविधान भी कहता है कि 100 दागदार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और ये जो असुरक्षा की भावना धर करते जा रही है, और उस चिट्ठी में लिखा गया अल्पसंख्यक, मुस्लिम कहीं नहीं लिखा गया। अल्पसंख्यक समुदाय में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, लेकिन तुष्टीकरण के लिए उसमें मुस्लिम शब्द जोड़ना जरूरी हो जाता है, जो बाकी लोग जोड़ देते हैं। अब आप यहां पे देखिए, हमारे बिहार की आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। बिहार में 2010 में कर्नाटका की पुलिस आई, बिना बिहार पुलिस को खबर किए हुए, अपने दम से, बिना कुछ स्थानीय थाना को इन्फॉर्म किए हुए, उन्होंने 4-5 मुस्लिम युवकों को उठाया और उठा के ले गए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका जोरदार विरोध किया, प्रतिकार किया कि ये कोई तरीका नहीं है, ये पुलिस मैनुअल के भी खिलाफ है कि किसी दूसरे स्टेट की पुलिस जाती है तब आपको बताना पड़ेगा उस राज्य को, तभी आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। हमने इसका केंद्र में भी हस्तक्षेप से अनुरोध किया और अंततः वो सारे युवक जो यहां से गए थे वो निर्दोष साबित हुए। अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि 2004 से 2003 से इस देश में एक अलग पुनरावृत्ति शुरू हुई है। 9/11 बाबरी मस्जिद के बाद एक नई पुनरावृत्ति शुरू हुई है, जिसमें एक असुरक्षा का भावना अल्पसंख्यकों में धीरे धीरे बैठते चला गया है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि ये समुदाय एक असुरक्षित भावना के तहत धीरे धीरे एक गलत रास्ते की ओर विमुख हो रहा है। और हम अगर गलत तरीके से पकड़ के अगर उनको बंद करते हैं तो 5-5 साल 10-10 साल वो बंद रहते हैं और बाद में उनको छूट के भी आते हैं, तो इसका सामाजिक प्रभाव इसका बहुत गहरा पड़ता है। और इस सामाजिक प्रभाव के कारण वो समाज की धारा से कट जाते हैं और ऐसे लोग बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं आतंकवादी संगठनों द्वारा, जिनको रिक्रूट करने में आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये कदम तो हमें बहुत पहले उठाना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा कि ये चिट्ठी एक सही कदम है, लेकिन गलत समय पर लिया हुआ एक बहुत सही कदम है और इसकी राजनीति करनी जरूरी नहीं है। आप मालेगांव देख लीजिए, आप मक्का मस्जिद देख लीजिए, आप अजमेर ब्लास्ट देख लीजिए, आप समझौता एक्सप्रेस देख लीजिए। अगर आपको याद होगा, शहीद हेमंत करकरे ने कहा था, जो मुंबई के उन अटैक में 26/11 में शहीद हुए, दंगों के, उन्होंने शहीद होने के पहले 2 घंटे पहले उनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है कि इसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम आ रहा है, इसमें कर्नल पुरोहित का नाम आ रहा है, मुझे अपनी जान को खतरा है। अभिनव भारत का उन्होंने चर्चा की थी और ये बड़ा सार्वजनिक तौर पर हो हल्ला भी मचाया गया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पात। आज जरूरी है कि हम ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बातें बंद करें और देश में एक सुरक्षा का भावना पैदा करने की कोशिश करें, जिसमें सारे समुदाय मिलकर रहें। ये तो आपने बड़ी सीधी सी बात की कि अल्पसंख्यक, लेकिन एक सवाल जो आपने उठाया है वो महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर। और प्रभात जी, मैं चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब दें कि इस चिट्ठी में कहीं भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपके प्रकाश जावड़ेकर जी लिखते हैं, डू नॉट डिटेन रॉन्गफुली द माइनॉरिटीज, यानी खुद
खुद आपके प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि डू नॉट डिटेन रॉन्गफुली द माइनॉरिटीज। ये बताइए जी, आशय क्या है लिखने का? कोई जैन बंद हुआ है, कोई पारसी बंद हुआ है, कोई क्रिश्चियन बंद हुआ है? जब मेला सिख आतंकवाद तो है ना, सिख आतंकवाद वही है और आतंकवाद में कोई सिख युवक बंद हुए हैं, सिख युवक बंद हुए जो बाद में छूटे हैं। सुशील कुमार शिंदे उत्तर पूर्व में ईसाई लोग बंद हुए हैं जो छूटे हैं। उत्तर पूर्व में ईसाई लोग बंद हुए हैं। पारसी जैन ये सब छोड़कर आप क्यों पकड़ लेते हैं? तुष्टीकरण तो आप कर रहे हैं, ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं। नहीं, ये ध्रुवीकरण तो स्वयं चिट्ठी में है, स्वयं चिट्ठी में लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया कि चिट्ठी में मुस्लिम शब्द का उल्लेख कहाँ है? आप लिखा जाना चाहिए था चिट्ठी में मुस्लिम शब्द का उल्लेख कहाँ है? आपने बात शुरू की मुस्लिम शब्द से, किसी भी मैं तो युवक सुन रहा था जो निरपराध है नहीं पकड़ा जाना चाहिए। मैं आपको सुन रहा था बड़े गौर से, चिट्ठी में मुस्लिम शब्द का उल्लेख ही नहीं। क्यों लिखना था अल्पसंख्यक, क्यों लिखना बहुसंख्यक? ये इंटेंशन खराब है और मैं इसे मानता हूं जानबूझकर पॉलिटिकल ये इंटेंशन ऐसे हरकतें हुई हैं देश में, तो राज्यों के द्वारा इंटेंशन इसलिए बचा रही है। फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं, फर्जी एनकाउंटर किए गए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया गया है। आप मुसलमान के लिए किसी के लिए क्यों नहीं बोले आज तक? क्यों नहीं बोला आप मुसलमान के लिए? किसने नहीं बोला? कांग्रेस ने बोला क्या? तो कोई स्टेटमेंट किसी का फिर कह रहे हैं आपसे कि निरपराध मुस्लिमों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। आपकी पार्टी तो ये लेकिन अपराधी ये कहती नहीं है हो या हिंदू हो, आपकी पार्टी तो ये कहती रही है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। कुछ दिनों पहले बंद किया है आपने ये कहना, कुछ दिनों पहले बंद किया। कौन कहता है कि कोई डाउट है क्या? जी गए, कौन कहता है कि सारे मुस्लिमों को भी? देखिए आशुतोष जी, शिंदे साहब इसमें एक बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए जी। वो चाहते हैं जो आदमी ये कहे कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे गृहमंत्री बनाया गया, वो चाहते हैं कि यूपीए की एक्सीडेंटली अगर सरकार आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर की क्यू में आ जाए, ये इसलिए वो लगे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम किसी सिख ईसाई से, उनको मतलब है अपनी राजनीति से, और अपनी राजनीति को सेकने के लिए उन्होंने किया है दुर्घटना। बस यदि यूपीए दोबारा आती है तो हम पीएम बन जाएंगे, ये राजनीति है। बट राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रभात जी, एक बार मैं सवाल पूछूंगा कि जब उनकी चिट्ठी में माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया, डू नॉट डिटेन रॉन्गफुली द माइनॉरिटीज, और ये मैं शिंदे की चिट्ठी को नहीं कमान कर, मैं प्रकाश जावड़ेकर जी खुद कोट कर रहे हैं। हाँ, तो माइनॉरिटीज को मुसलमान से क्यों जोड़ते? इस देश के अंदर सिख आतंकवाद भी था, इस देश के अंदर क्रिश्चियन टेररिज्म भी था। नॉर्थ ईस्ट में आप चले, बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। आपने इसको सिर्फ मुस्लिमों से क्यों जोड़ा? मैं बता रहा हूं ना आपको जी, आशय क्या है, वो किस आशय से? क्या किसी ईसाई को छोड़ने के लिए लिखा है उन्होंने? क्या किसी अन्य किसी को? सिर्फ मुस्लिमों के लिए लिखा है और इसलिए इस बात की आपका निष्कर्ष है। क्या उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर के पत्र का खंडन किया है? ये बिल्कुल वही बात है, के बारे में नहीं लिखना चाहता। वही बात है, जैन सिख ईसाई के बारे में वही बात है कि कहीं भी हिंदुस्तान में पटाखा छूटेगा तो किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते खंडन किया गया। ये गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करिए। जिस भावना से, जिस दुर्भावना से लिखा गया है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। प्रभात जी, आप दुर्भावना के बारे में बात करें, लेकिन क्या सवाल इस पर नहीं उठेगा कि दोनों तरफ से एक खास तरीके का पूर्वाग्रह है और इस पूर्वाग्रह का नतीजा यह है कि बात सही